How are you? Hope you will be fine. I'm sorry for delaying the class because some technical fault. Now it's okay. Well, 20-25 मिनट हम लोग लेट हैं पर शुरुआत करते हैं. आज का इंपॉर्टेंस से शुरुआत करते हैं. जीएस फाउंडेशन हिस्ट्री. आज हम लोग कोशिश किए थे सुंग डायनेस्टी, कन्वा डायनेस्टी और कुषाण डायनेस्टी पढ़ने का, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो गई तो शायद ये दो तक पढ़ लेंगे हम लोग. शुंग डायनेस्टी को फोकस करेंगे जो 184 बीसी से 73 बीसी नियर अबाउट 112 इयर्स रूल करता है नॉर्थ इंडिया पे. तो शुंगा है. और 24 जून का इंपॉर्टेंस जस्ट इन वन लाइन. Importance of 24th June. बेटा आज का सिंपल एंड सोबर इंपॉर्टेंस ये कि 24 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्य अभिषेक किया था. लाहौर में, कैपिटल लाहौर ही था. इसका ये मतलब है दिस इज द फाउंडेशन डे ऑफ दिल्ली सल्तनत. कोरोनेशन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, नोन फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसे आप लाख बख्श, हातिम ताई द्वितीय सेकेंड, लाख बख्श, हातिम ताई द्वितीय, आप कहते हैं कुरानाख्या और ताजदार ए हिंद. चार चार उसके टाइटल हैं. तो याद रखिएगा, मलिक की भी उपाधि लिया, बहुत सारी चीजें. हमें बस याद रखना है आज का इंपॉर्टेंस ये था. दैट्स ओके. चलिए टू द पॉइंट शुंग डायनेस्टी पे आते हैं. तो 24 जून इंपॉर्टेंस, 24 जून 1206 फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, आई मीन कोरोनेशन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एट लाहौर, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान. तो ये चीज दैट्स ओके. मैं थोड़ा सा चीज बोर्ड पे लिख देता हूं, फिर उसका देखिए स्टोरी डेवलप कर दूंगा. थोड़ा बैकग्राउंड बोर्ड पर लिखना जरूरी है. तो हम बात करने जा रहे हैं शुंग वंश की. ठीक है, जो 112 वर्ष के आसपास तक शासन किया, जिसका कैपिटल विदिशा, आज का एमपी का डिस्ट्रिक्ट, टोटल किंग्स 7th, फर्स्ट. ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग, जिसको हम देखेंगे कि ये
184 से स्टार्ट करेगा रूलिंग और लास्ट कब तक करेगा तो 48 तक। तो 184 बीसी से 148 बीसी यानी 36 इयर्स रूलिंग है। इसका पुत्र आएगा अग्निमित्र सुंग 148 बीसी से 140 बीसी यानी 8 इयर्स का रूलिंग है। उसके बाद जो एक आएगा बेटा उसका नाम होगा यश जेस्ट यानी यशु जेस्ट। ये 140 बीसी से 133 बीसी रहेगा यानी 7 इयर्स का। फिर आपका आएगा वसुमित्र जो 133 से 123 रहेगा चौथा। वन 33 बीसी से 123 बीसी यानी लगभग 10 वर्ष इसका है। पांचवा जो इसके बाद आएगा वो होगा भद्रक 23 से 14 तक जाएगा। भद्रक वन 123 BC टू 114 BC यानी 9 इयर्स का टर्म है। फिर आता है आपका देवभूति, वो जो है एक लंबा कार्यकाल चलाएगा 114 से नहीं, भागवत पहले आएगा 114 से लेकर के 82 तक भागवत। वन 114 BC से 182 BC और ये लगभग बेटा 32 इयर्स रूल करेगा। और जो 7th है देवभूति इसका शासन 82 BC से 73 BC और इसका मतलब है ये भी लगभग 9 वर्ष का शासन करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। ये सारे किंग्स हैं और ये किस तरह के संदर्भ में है तो ब्राह्मण वंश था। शुंग वंश ब्राह्मण वंश था। ये जो है पुष्यमित्र शुंग ये फाउंडर है और ये जो है जनाब लास्ट रूलर है। ये ध्यान रखो। अब इसके बारे में हम स्टोरीज डेवलप करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले ओके करिए। अब आता है कि सोर्स, इनको जानने का सोर्स क्या है। तो बहुत सारे पुस्तक हैं, जैसे पतंजलि का महाभाष्य है, सोर्स महाभाष्य। दूसरा सोर्स क्या है इसका, मनुस्मृति है, पुराण है। मनु स्मृति पुराण है। और क्या है, दिव्यावदान है, तारानाथ है, मालविका अग्निमित्र है।
जिसके लेखक कालिदास हैं। ठीक है, उसके बाद आपका है धन देव अभिलेख। इसके अलावे और कौन सा वर्णन है तो ध्यान में रखना है तारानाथ इतिहासकार, पुराण, हिस्टोरियन, तारानाथ। तो हम सोर्स में देखते हैं बेटा, बहुत सारे सोर्स हैं। तो मालविका अग्निमित्र है, दिव्यावदान है। दिव्यावदान लिखा कि नहीं बेटा? नहीं लिखा। दिव्यावदान, जो बौद्ध ग्रंथ है। इतने सारे सोर्स हैं। अब उसके बाद होता है क्या कि इसके संदर्भ में और क्या बात होगी, तो बहुत सारे हैं, पर चलिए पहले इसको ओके करते हैं, उसके बाद एक बात बता, सुंग, कण्व, कुषाण। अब तो आज कुषाण नहीं हो पाएगा, नो डाउट। शुंग और कण्व पे चलेंगे, लेकिन हम शुंग पे बात कर रहे हैं। शुंग डायनेस्टी 184 बीसी से 73 बीसी है। इसका कैपिटल विदिशा, जो आज एक अच्छा खासा उम्दा शहर है, विदिशा। ठीक है, एमपी में 112 वर्ष का शासन है। नेशनल हाईवे का, हमारे नेशन का इमरजेंसी नंबर 112 है हाईवे का। 112 आर्टिकल से आप भी जानते हैं क्या चलता है, यू नो बेटर। क्या चलता है 112 आर्टिकल से? एनुअल बजट, ये आता है। शुंग डायनेस्टी ब्राह्मण वंश के थे। ठीक है, यहां पर टोटल किंग्स 7 देखते हैं, 7 राजा हुए। सबसे पहला है पुष्यमित्र शुंग, जो फाउंडर है इस डायनेस्टी का। 184 बीसी से 148 बीसी तक रूल करता है। 36 साल, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग सुंगा किंग, 36 साल। अग्निमित्र उसका बेटा है, 148 बीसी से 140, 8 वर्ष शासन करता है। ठीक है, उसके बाद है वशु ज्येष्ठ, 140 133, 7 वर्ष का शासन। वशुमित्र 133 से 123, ये दोनों पोता है। पुष्यमित्र शुंग का ग्रैंडसन है। वशुमित्र का बेटा भद्रक है, उसका शासन का टाइम है। भद्रक का बेटा भागवत, उसका टाइम है। देवभूति आखिरी है, जो लास्ट है, और वो 82 बीसी से 73 बीसी, 9 इयर्स के आसपास रूल करता है। आपको यहां पर 3 को याद रखना चाहिए, मैं खुद कह रहा हूं, यू हैव टू बी रिमेंबर जस्ट 3। इसको गांठ बांध लीजिए, ठीक है ना, इसको गांठ बांध लीजिए। ठीक है, उसका इसको गांठ बांध लीजिए, और ये लास्ट के, ये 4 ध्यान में रखिए हमें। ठीक है, वशु, ज्येष्ठ, भद्रक और भागवत, इनसे लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ 4 को फोकस करना है। 4 से ही सवाल होंगे, ये चीजें। अब हमें शुंग डायनेस्टी को जानने के सोर्स क्या क्या है, हमारा सोर्स क्या क्या है, तो जानते हैं ना, पतंजलि ने एक किताब लिखी जिसका नाम था महाभाष्य। तो महाभाष्य नाम की जो किताब है पतंजलि ने लिखी, उसमें शुंग वंश के बारे में रेफरेंस है। मनु नाम के एक व्यक्ति हुए, जिसको कहते हैं वैवशत्य मनु। उन्होंने अपने संस्मरण पर कुछ इतिहास लिखे, स्मृति, संस्मरण, रिकॉलिंग, तो उसको कहते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति में भी इसके बारे में चर्चा है। मनुस्मृति इज द ओल्डेस्ट स्मृति बुक। स्मृति ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बुक्स, देयर आर नंबर्स ऑफ स्मृति,
So the Manu Smriti is the oldest Smriti book that retained in second century BC. There are 18 Puran. So there are numbers of Purans mention Shungas. तो पुराणों में भी शुंग की चर्चा है. मालविका अग्निमित्र, दैट इज ए ड्रामा रिटेन बाय महाकवि कालिदास. मालविका अग्निमित्र, लुक दैट अग्निमित्र. तो ये जो अग्निमित्र है, जब गवर्नर था उज्जैन का, तो उसके मोहब्बत में इलाहाबाद वत्सराज की कन्या मालविका थी. तो याद रखिएगा, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है जो कालिदास ने लिखी. तो जिक्र आ गया ना. धनदेव अभिलेख, बेटा जो आज हमारा अयोध्या है ना, उसका पुराना नाम साकेत या शबेत. तो साकेत यानी अयोध्या. वहां पर एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसे धनदेव का अभिलेख कहते हैं. धनदेव का अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ संपादित किया. परफॉर्म 2 times अश्वमेध यज्ञ, एंड इन दिस यज्ञ द पुरोहित वॉज पतंजलि. पुरोहित वॉज पतंजलि. तो पतंजलि जो थे पुरोहित थे, उन्होंने दोनों अश्वमेध करवाए. ये अयोध्या के धनदेव अभिलेख से पता चलता है. पॉइंट क्लियर. तो ये इंस्क्रिप्शन इसके बारे में जानकारी देता है. अब है टिबेटियन हिस्टोरियन, तिब्बत का इतिहासकार याद आया, जो कहता है कि बिंदुसार ने दक्षिण भारत को जीता. नहीं, जबकि प्लूटार्क कहता है चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत को जीता. वही लामा तारानाथ तिब्बत के इतिहासकार इसका जिक्र करते हैं. ठीक है. तो तारानाथ, उसका दिव्य दान, अशोका अवदान, दिव्य अवदान, नंबर ऑफ बौद्ध लिटरेचर दैट रिटेन इन श्रीलंका, वो दिव्य अवदान भी बात करता है. ठीक है. तो ये ध्यान रखना है. ये सोर्स हो गया, ये हो गया. प्लीज मैं चाहूंगा कि आप इसे समझ लें. ठीक है. और 1 मिनट का जस्ट वक्त दीजिए. ठीक है बेटा. तो बात को आगे बढ़ाते हैं. शुंग को यहां तक समझ के कॉल कर, हमें 3 से याद रखना. मिटाया.
चलिए बेटा, हमने बस एक इंट्रोडक्टरी डाल दिया है। हम लोगों का फोकस्ड है पुष्यमित्र शुंग 184 बीसी से 148 बीसी। पुष्यमित्र, he was army chief of last ruler of Maurya empire Brihadrat. पुष्यमित्र शुंग killed to Brihadrat to kill him during, ठीक है, आर्मी परेड। जब आर्मियों का परेड चल रहा था तो सारी सेना के सामने में पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के लास्ट राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी एंड डिक्लेयर्ड सेल्फली टू किंग एंड फाउंडेड शुंगा डायनेस्टी दैट वाज ब्राह्मण। अब समझिए, पुष्यमित्र शुंग जो था ये मौर्य काल के अंतिम राजा के यहां सेनापति था और सेना के समक्ष हम देखते हैं कि परेड चल रहा था। उस परेड के दरमियान जो है इसकी हत्या कर दी गई। परेड के दरमियान हत्या कर दी गई, यानी ऐसे समझिए कि जस्ट लाइक ए परवेज मुशर्रफ, जैसे नवाज शरीफ का हिसाब किताब बराबर कर दिया, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो गद्दी लिया। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपके सामने में ये आ गया। दूसरे पॉइंट पर आइए। अब हम देखते हैं किस तरह से हम बात की जाए। तो ध्यान दीजिए, पुष्यमित्र शुंग के संदर्भ में तो वैशाली का ब्राह्मण था, विदिशा राजधानी बनाया जो मध्य प्रदेश में है। पुष्यमित्र शुंग, बृहद्रथ की हत्या कर दी गई, ऐसा कहां लिखता है, यह सोर्स कहां से आता है? तो सोर्स हर्षचरित। तो बेटा इसने बृहद्रथ की हत्या की, ये बात हर्षचरित में लिखा हुआ है जो बाण भट्ट की लेखनी है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, बाण भट्ट की लेखनी है, हर्षचंद्र में लिखा है। अब आइए देखिए क्या क्या होता है। बौद्ध धर्म जो है, अशोक ने इसको विश्वव्यापी बनाया, लेकिन अशोक के उत्तराधिकारी कमजोर शासक हुए और इस धार्मिक उत्थान के तहत जो शौर्य गाथा थी वो खत्म होता चला गया और शकों का आक्रमण बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, गर्त में चला गया। डिग्निटी पूरी जो थी समाप्त हो गई और इस ख्याल से जो कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोग थे, एक तो बौद्ध धर्म का बढ़ना, एक ये, दूसरा राज सिस्टम मिनिमाइज हो जाना, ये राजनीतिक संकट का आ जाना, ऐसे में ब्राह्मण धर्मों का एक उत्थान हुआ और पुष्यमित्र शुंग ने जो है इस काम को अंजाम दिया और बृहद्रथ की सरेआम सैनिक परेड के समय हत्या करके गद्दी प्राप्त किया और सुंग वंश की नींव रख दी। हर्ष चरित्र के हिसाब से यानी बाण भट्ट के हिसाब से कहानी सामने आती है। अब आइए, इसने अपना कैपिटल विदिशा बनाया। एक पॉइंट ये, इसने बौद्ध के प्रति एक घृणात्मक दृष्टिकोण अपनाया और उसने सोचा कि भारत के पतन का, उस टाइम के मगध का भारत के पतन का कारण जो है ये यही है। इस ख्याल से उसने जो है बौद्ध धर्म के संदर्भ में कहा जाता है कि उसने एक घोषणा कर दी कि जो कोई भी एक बौद्ध भिक्षु का सिर ला के देगा, सिर काट कर ला के देगा, उसे एक स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। 1000, 100 या 100 स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी, ऐसा तो 1000 मुद्राएं दी जाएंगी। तो एक बौद्ध धर्म के सिर को काट के लाएंगे व्यक्ति को तो 1000 मुद्राएं होंगी। जरा गौर फरमाइएगा बेटा, बुरा नहीं मानना है। आज भी आप देखें इतिहास में तो आप भी जानते हैं अल बगदादी, अल शबाब, बोको हराम, ये से ढेर सारे ऐसे हैं नक्सली, चाहे वो हिंदू में हो, इस्लाम में हो, चाइनीज में हो, क्रिश्चियनिटी में हो, ऐसे बहुत कट्टर हैं जो एक दूसरे को मारने के लिए इनाम घोषित करते हैं। नहीं, कितनी लड़कियां हैं छोटी छोटी जो इनाम घोषित करते हैं कि जो इसको मार के लाएगा मैं इनाम दूंगी। कितने मुसलमान, कितने हिंदू, कितने क्रिश्चियन, सब आपस में जो कुछ लोग कट्टर हैं वो इनाम घोषित करते हैं। जरा समझिए प्रेरणा कहां से मिल रही होगी। तो ये चीजें और आज भी देखते हैं ये सब चीजें चल रही हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है,
तो याद रखिएगा, कभी लव जिहाद के नाम पे तो कभी किसी चीज के नाम पे, ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, तो कोई किसको मारेगा, कौन कौन सी बात फैलाएगा। क्रिश्चियन में क्या है कि जितने क्रिश्चियनिटी लोगों में अपनाओगे, लोगों को धर्म परिवर्तन करोगे, उतनी फंडिंग हो जाती है। एक तरह का फंडिंग ही तो था, फंडिंग ही था और कुछ नहीं। ध्यान में रखिएगा, इतिहास को दूसरे ढंग से समझना है। ठीक है, तो एक तो ये बात। अब इसने क्या किया वो देखिए। तो कहते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं के सिरों के अंबार लग गए। चलिए लगने दीजिए। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया बौद्ध धर्म से जुड़े। कहते हैं कि इसने तमाम स्तूपों को नष्ट कर दिया। लेकिन वहीं देखिए, सांची का स्तूप जो अशोक ने बनवाया, जो उसकी रेलिंग लकड़ी की बनी हुई थी, जो घेरा है रिंग रेलिंग जो लकड़ी की बनी थी, उसको ये पत्थर से लगवाया। गेट बनवाया, एंट्री गेट बनवाया, वेदिकाएं बनवाया, जाली बनवाया, और इसके लिए वो जाना जाता है विश्व इतिहास में, पुष्यमित्र शुंग। तो एक तरफ आपने देखा, वो दूसरी तरफ नीतियां। जैसे आप और हम समटाइम्स आरोप लगाते हैं, हकीकत क्या है वो सिद्ध नहीं है, और कोर्ट के हिसाब से वो सिद्ध है, फिर भी आरोप लगाते हैं मोदी जी ने दंगे करवा दिए गुजरात में। तो फिर हम ट्रेन की बात करते हैं, कार सेवकों को कैसे जलाया। और आज मोदी जी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। पाप धोते ही हैं लोग। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बेटा, ये उतार चढ़ाव और सीखना संस्कृति है, उसका हिस्सा है। तो ये याद रखना है। तो वही चीजें हैं कि जहां वो 84,000 स्तूपों का नाश करता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बनती है, और सांची के स्तूपों का जीर्णोद्धार करता है, रिनोवेशन करता है, ईंट से पत्थर में तब्दील करता है, लकड़ी की वेदिकाएं, जालियां कहते हैं, उन सब को वो जंगले को किस में बदल दिया, पत्थरों में बदल दिया। उत्कृष्ट लेखनी लिखाया, अमरावती स्तूप को बेहतर बनाया। ये चीज है। तो ये भरहूत में जो है वृक्ष देवता की एक कहानी है, वहां से निकाल के लाया। तो ये ऐसे ढेर सारी चीजें हैं। अब आइए, तो ये तो हुआ बौद्ध धर्म पर उसकी नीतियां। अब देखते हैं, खुद देखते हैं पुष्यमित्र शुंग को 2 अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ तो बताया था वैदिक काल में। 2 अश्वमेध यज्ञ के समय में उसने जो यज्ञ के लिए, अश्वमेध के लिए घोड़ा छोड़ा, उस घोड़े को शकों ने पकड़ लिया। शक जो पश्चिम में थे, मालवा गुजरात वाले क्षेत्र, पकड़ लिया। तो उससे लड़ाई होगी। तो याद रखना है, पुष्यमित्र शुंग शकों को पराजित करेगा, लड़ाई लड़ेगा और अपने यज्ञ को पूरा करेगा। फिर इसका बेटा जो होगा वसुमित्र, अग्निमित्र का बेटा वसुमित्र, वो भी लड़ेगा शकों से, अग्निमित्र भी लड़ेगा शकों से। ऐसा अनुमान है कि 2 बार शकों को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने, और उसका बेटा जो है वसुमित्र ने भी पराजित किया था। तो वसुमित्र ने जो पराजित किया, वो किसको पराजित किया था, यू हैव टू रिमेंबर। याद रखिएगा, शकों का सेनापति था मिनांडर। मिनांडर यानी मिलिंद, तो मिनांडर को पराजित किया था, वो भी बताएंगे। तो देखा, शकों को पराजित किया और पश्चिमी भागों पर शुंग ने अपना कब्जा जमाया। एक तो ये चीजें हैं। शुंग के समय में पुत्र अग्निमित्र गवर्नर था उज्जैन का, अवंती राज्य का, अवंती का राज्य का राजधानी उज्जैन थी, उज्जैन का गवर्नर था। और गवर्नर के तौर पर हम देखते हैं, वहां रहते हुए उसने जो है शकों को पराजित किया और शक राजाओं को हरा दिया। और उसकी प्रेम जो चल रहा था अग्निमित्र का, वो प्रेम चल रहा था किससे, वत्स राजकुमारी। बेटा, वत्स का मतलब इलाहाबाद, तो वत्स राजकुमारी मालविका से, जिसके ऊपर मालविका अग्निमित्र नाम का पुस्तक, ड्रामा कालिदास ने लिखा है। तो ये चीज है। अब आइए, आप भी जानते हैं अग्निमित्र का एक मंत्री था योगंधरायन, और योगंधरायन के ऊपर एक कहानी है, प्रतिज्ञा योगंधरायन। उसने प्रतिज्ञा की थी अग्निमित्र से कि मैं आपको मालविका से मिलाकर रहूंगा। और कहते हैं मालविका को गवाक्ष यानी खिड़की यानी विंडो से रात में भगा कर ले गया और अग्निमित्र से मिलाया, शादी हुई, ऐसा जिक्र है। अब आइए आगे।
तो पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ की हत्या किया। हर्षचरित से पता चलता है 36 वर्ष का शासन है। और धनदेव अभिलेख जो अयोध्या में है साकेत में, उससे पता चलता है पतंजलि के लेखक पतंजलि महाभाष्य के लेखक ने इनके अश्वमेध यज्ञ को संपादित किया एज ए पुरोहित, और 2 बार ऐसा हुआ। यह हॉट क्वेश्चन है, इनमें से वह राजा कौन है जो 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया? तो पुष्यमित्र शुंग। अब आइए, मनुस्मृति जो सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, इसी समय में लिखी गई 2nd सेंचुरी बीसी में। यह हॉट क्वेश्चन होता है। और जो सबसे आखिरी स्मृति है वो है देवल स्मृति। देवल स्मृति 11वीं-12वीं सदी एडी में लिखी गई, और देवल का अर्थ है देवल सिंध से, तो सिंध के बारे में है। उसी में राजा दाहिर वगैरह के विषय में सारी कहानी है। मीर कासिम का संदर्भ भी उसमें आता है। तो देवल स्मृति सबसे आखिरी में लिखी गई, सिंध के ऊपर लिखी गई है। तो सबसे पुरानी मनुस्मृति, सबसे आखिरी देवल स्मृति। अब आइए मनुस्मृति। मनुष्य स्वाभाविक है, संस्कृत भाषा थी इस टाइम में, पूरी भाषा संस्कृत है। तो मनुस्मृति में क्या है? राजाओं की वंशावलियां मनुस्मृति में है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की वंशावलियां मनुस्मृति में है। द कंसेप्ट ऑफ सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी मनुस्मृति में है। मनु वैवशत्य नाम के एक व्यक्ति हुए, उन्होंने लिखा और इसमें दिखाया है कि सबसे पहले जो राजा हुआ वो एक मनु नाम का राजा था, वैवशत्य मनु। यानी मनुस्मृति में राजाओं की वंशावली है, और पहला राजा जो है भारतीय सनातन धर्म के हिसाब से वो मनु था। मनु वाज द फर्स्ट किंग। मनु का देखते हैं कि जो परिवार था अपना, परिवार में क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। ये भूमध्य सागर को लीजिए, बेबीलोनिया की दंत कथाओं में है, बाढ़ आ जाता है जिसकी वजह से सब कुछ स्वाहा, जल प्लावित हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, नतीजतन। अब ऐसी परिस्थिति में उसे विष्णु भगवान मछली रूप धारण करके उसे किनारे ले आते हैं, मनु को। समझ है, मत्स्य अवतार विष्णु का, मछली का अवतार मत्स्य अवतार। और फिर देखते हैं कि उसे एक कामायनी है नाम की स्त्री मिलती है, जिससे संबंध बनते हैं, रिश्ते बनते हैं और परिवार विकसित होता है। फिर बाद में उसे ईड़ा नाम की एक स्त्री मिल जाती है, 2 पत्नियां होती है, संसार बढ़ता है, ठीक है। लेकिन इतना समझिए, अब जो है मनु के एक संतान होता है। मनु का एक संतान होता है जो आधा नर और आधा नारी है, अर्धनारीश्वर की कल्पना। यानी उसके शरीर में दोनों है, स्त्री भी है पुरुष भी है, आधा नर आधा नारी। ऐसे ऐसे नहीं कि ऊपर नारी है और नीचे पुरुष है, नहीं, ऐसे आधा नर आधा नारी। जो हम शिव जी को देखते हैं ना, अर्धनारीश्वर, पार्वती और शंकर जी का, तो कहते हैं ऐसा संतान पैदा हुआ, आधा नर आधा नारी। तो जो नर भाग था उसका नाम रखा गया ईल, और जो नारी वाला पार्ट था, फीमेल पार्ट, उसका नाम रखा गया ईला। ईल और ईला के संयोग से एक संतान हुआ, ठीक है। और फिर वंश चला। तो जो ईल से वंश चला उसे कहते हैं चंद्रवंशी। जो ईला से वंश चला, सॉरी, जो ईल से चला उसे सूर्यवंशी कहते हैं। ईल पुरुष है और वो सूर्यवंशी है। और ईला से जो वंश चला, डायनेस्टी चली, जनरेशन आगे बढ़ा, उसको कहते हैं चंद्रवंशी। सूर्यवंशी कौन है? रामचंद्र, राम। चंद्रवंशी कौन है? महाभारत के योद्धा, अर्जुन, भीम वगैरह सब। तो ये कॉन्सेप्ट चला। अब समझिए, 9वें वंश में जाकर 9th पीढ़ी में आकर के हम देखते हैं कि फिर ये लोग बाढ़ आया तो आज के इलाहाबाद के कौशाम्बी में जाकर के बस गए। तो ये संदर्भ है। तो राजा का जिक्र मनुस्मृति, ईल और ईला अर्धनारीश्वर का रूप। फिर है मनुस्मृति का लेखक मनु नाम के व्यक्ति, सबसे पहला राजा मनुस्मृति। हिंदुओं के उत्तराधिकारी का नियम मनुस्मृति, संपत्ति के बंटवारे का नियम मनुस्मृति से है। पुराने जमाने में कौन सा हिंदू लॉ चलता था? मनुस्मृति पर आधारित समाज अपने नियम कायदे कानून को समझते थे। समझ में आया? मनुस्मृति में कहते हैं कि अगर स्त्री जब रजस्वला हो जाए, रजस्वला का तात्पर्य क्या है बेटा? मेंसेस आना शुरू हो जाए, मासिक धर्म शुरू हो जाए, तो अब वो परिपक्व है, शादी के लायक है। और यह भी कहा गया है
कि मासिक धर्म शुरू होने से पहले पिता का कर्तव्य है कि वो अपनी पुत्री की शादी कर दे, नहीं तो हर रजस्वला पर उसे कहीं ना कहीं जीव हत्या का पाप लगता है। उस समय का अपना सोच था, जहां तक समझ आई थी। तो बचपन में शादी हो जाती थी, बाल विवाह। और शादी के लिए कहा गया था कि अगर स्त्री, एग्जाम्पल दिया था कि अगर स्त्री 8 वर्ष की है लड़की, तो 24 वर्ष का लड़का होना चाहिए, यानी स्त्री की उम्र से 3 गुना। तो एक्चुअली क्या होता है कि स्त्री रजस्वला से पहले 8 9 10 साल की होगी, तो उसका तिगुना, इसका मतलब 24 से लेकर 30 वर्ष का दूल्हा होगा। और जब स्त्री 40 45 की आएगी तो मेंसेस रुक जाता है, मेनोपॉज का पीरियड स्टार्ट होता है, जनरेटिंग पावर खत्म हो जाता है, अब बच्चे नहीं जन सकती। तो और पुरुष उस वक्त कितना होगा उससे 16 साल बड़ा, यानी 55 60। तो सही सेक्सुअल रिलेशन ही नहीं, जनरेटिंग सिस्टम भी सही चलेगा। ये चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हैं, हम यहां डिटेल नहीं कर सकते। 10 15 और भी बहुत ही साइंटिफिक पॉइंट है, पर डिस्कस अभी नहीं हो सकता। लेकिन आज स्थिति अलग है, हमारी आपकी अलग सोच है, ये बिल्कुल सही है, आज का भी सोच सही है। तो ये कहां लिखा हुआ है कि स्त्री की शादी अपने उम्र के 3 गुने बड़े उम्र से करनी चाहिए। इसका मतलब थोड़ा है कि 20 साल में शादी करोगे तो इसका मतलब 60 साल का दूल्हा होगा, ऐसा नहीं है। शादी तो लड़कियों की बाल विवाह होती थी, उस हिसाब से 25 30 का दूल्हा होता था। ये मतलब है। चलिए पॉइंट क्लियर है। तो मनुस्मृति, इसी मनुस्मृति को मायावती जी, कांसीराम जी, अन्य जो है सब जलाते रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ उसमें गलत है, बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ गलत भी है। तो गलत को हमें छोड़ते चले जाना है, और गलत कुछ नहीं होता, समय के हिसाब से वो इररिलेवेंट हो जाता है। तो इररिलेवेंट पार्ट को छोड़िए, रिलेवेंस को आगे बढ़ाइए, नई चीजें जोड़िए। ये चीजें हैं। अब आइए आगे। अब हमारा है कि दो क्या कहते हैं, अश्वमेध यज्ञ भी हो गए, मनुस्मृति की भी चर्चा हो गई, पतंजलि ने अपना महाभाष्य इसी समय लिखा, ये भी आपको क्लियर हो गया। और आइए हम देखते हैं, गार्गी संहिता में वर्णित है। गार्गी संहिता एक पुस्तक है, और गार्गी संहिता से ज्योतिष विद्या का भी डेवलपमेंट हुआ है। गार्गी संहिता पर यूनानी प्रभाव भी है। और गार्गी संहिता में यह लिखा है कि शुंगों ने 2 बार यवनों से युद्ध किया। यवन मतलब यूनानी, शक यवन, यूनानी से युद्ध किया। अब आइए अगला जो हमारा स्थान है वो है, ये बौद्ध धर्म का विरुद्ध था। पाटलिपुत्र में बेटा एक कुक्कुट राम बौद्ध विहार था। पाटलिपुत्र में एक बौद्ध विहार था, क्या नाम था, कुक्कुट राम। उसको भी ध्वस्त करने की कोशिश किया पुष्यमित्र शुंग ने, लेकिन अक्सर जो है वो क्या हो जाता था, ये नहीं हो पाता। आकाशवाणी होती, ओरेकल, जैसे कंस के लिए आकाशवाणी होती थी, अरे कंस तुम्हें मारने वाला पैदा हो चुका है। तो ऐसे ओरेकल को, आकाशवाणी को ओरेकल कहते हैं, ओरेकल होता था। और ये 3 कोशिश के बावजूद भी इसे तोड़ नहीं पाया आकाशवाणी की वजह से, इसीलिए कहते हैं कुक्कुट राम विहार बचा रह गया, जो पाटलिपुत्र में था। अब आइए बिहार वाले खास करके याद रखिएगा, ये बिहार कहां था, कुक्कुट राम। तो ये चीज है। अगला आता है कि इसके समय के संदर्भ में देखते हैं, पुत्र अग्निमित्र हुआ। जो अग्निमित्र है मालवा का राजा बना था, गवर्नर था। और देखते हैं वहां पर यवन शकों की सेना का सेनापति था यज्ञसेन। तो शकों के सेनापति यज्ञसेन को अग्निमित्र के सेनापति वीरसेन ने पराजित किया और हराया। तो यह भी जिक्र है, मालवा का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र वो जीता था। अब आ जाइए बेटा, हम पुष्यमित्र शुंग को फ्री करें और उसके बाद यूज करें हम उसके पुत्र अग्निमित्र। अब अग्निमित्र का भी यही एक क्वेश्चन था कि उससे रिलेटेड मालविका अग्निमित्र, मालवा का ये गवर्नर था, ठीक है। इसने यवनों से युद्ध किया, शकों से युद्ध किया और यज्ञसेन को पराजित किया। उस युद्ध में अग्निमित्र का सेनापति वीरसेन था। अब आइए तीसरा जो पोता है वसुमित्र। वसुमित्र के लिए क्या है, कहते हैं कि इसी ने यवन सेनापति मिनेंडर को पराजित किया। मिनेंडर को पराजित किया। अब ध्यान से सुनिए, यूनानी सेनापति, यूनानी जो सेना थी उसका सेनापति था कौन, मिनेंडर। मिनेंडर को क्या किया, डिफीट, ठीक है। अब मिनेंडर जो है
डिफीट हो गया, ठीक है। अब ध्यान दें, मिनेंडर जो है वो यहाँ के एक बौद्ध भिक्षु नागसेन से मुलाकात करता है। बौद्ध भिक्षु नागसेन से मुलाकात करता है और मुलाकात में मिनेंडर बहुत सारे सवाल करता है। जीवन क्या है, आत्मा क्या है, दुख क्या है, तकलीफ क्या है, यही सब चीजें आध्यात्मिक। और नागसेन भिक्षु जो हैं वो सारे सवालों का जवाब उसको देते हैं और उसको संतुष्ट करते हैं। वो इतना प्रभावित हुआ नागसेन भिक्षु से कि मिनेंडर जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसे प्राकृत भाषा में मिनेंडर का प्रोनाउंसिएशन बदल के एक नया नाम बन गया मिलिंद। क्या? मिलिंद। और मिलिंद ने जो शब्द पूछे, सवाल पूछे, उसके ऊपर एक पुस्तक है बौद्ध धर्म में, मिलिंद पन्हो। बेटा पन्हो का अर्थ है प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरीज। तो मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न, यानी द क्वेश्चंस ऑफ मिनेंडर टू बौद्ध भिक्षु नागसेन। तो पूछेगा मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ। कौन था मिलिंद? मिनेंडर। कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म अपना लिया। किस भिक्षु से वो वार्तालाप करता है, सवाल पूछता है और उससे धर्म अपना लेता है? तो नागसेन बौद्ध भिक्षु से। ये आ गया एक। अब आ गया, और इसी मिनेंडर को वसुमित्र ने पराजित किया था। अब आइए, अब हम देखते हैं मिनेंडर जो है उसका एक राजा जो था हेलियोडोरस। तो यूनान का राजा था कौन? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस का एक दूत, एनवॉय, जिसका नाम था भागदूत। भागदूत नहीं, क्या कहते हैं, हेलियोडोरस। तो इसके संदर्भ में अब एक है बेस नगर का जो गरुड़ स्तंभ है, उसके संदर्भ में बात करेंगे। सुनिएगा पहले। सुनना है गौर से। मिनेंडर का दूत बन करके हेलियोडोरस नाम का एक राजदूत कहिए, दूत कहिए, मैसेंजर कहिए, एनवॉय कहिए, हेलियोडोरस मिनेंडर का यानी यूनानी सेनापति का दूत बन करके बनारस के राजा भागदूत के यहां जा रहा था। बनारस के राजा भागदूत के यहां जा रहा था। रास्ते में मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश में एक जगह है विदिशा, और वहां पे एक जगह है बेस नगर। तो बेस नगर में उसने जो है, ठीक है, एक स्तंभ स्थापित किया और स्तंभ स्थापित करके वह जो है उस पे गरुड़ का मूर्ति लगवाया, इसलिए उसे गरुड़ स्तंभा, गरुड़ पिलर कहते हैं, जो बेस नगर विदिशा मध्य प्रदेश में है। इसे गरुड़ स्तंभ कहते हैं। फाउंडेड बाय हेलियोडोरस नहीं, बट फाउंडेड बाय द हेलियोडोरस, इसलिए इसको कहते हैं हेलियोडोरस पिलर, हेलियोडोरस का स्तंभ, गरुड़ स्तंभ, बेस नगर। ठीक है, कब? जब वो बनारस के राजा भागदूत से मिलने जा रहा था। एंड ही वॉज एडॉप्टेड भागवत धर्म, यू कैन से। एक संप्रदाय था हिंदू धर्म का भागवत, जो विष्णु की पूजा करते, और विष्णु का वाहन क्या होता है? गरुड़। तो गरुड़ इन द सेंस कि इस पर था। विष्णु का वाहन गरुड़ के संदर्भ में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया, पिलर रॉक का है। इसे हेलियोडोरस का स्तंभ कहते हैं। किसने स्थापित किया? हेलियोडोरस ने। कहां किया? बेस नगर, एमपी में किया। कब किया? जब वो मिनेंडर का दूत बन के बनारस के राजा भागदूत के दरबार में जा रहा था, तब किया। तो ये एक क्वेश्चन अच्छा होता है। अब आगे आइए, अब हम देखते हैं अंतिम राजा कौन था? देवभूति था, जो हम और आप जान चुके हैं। अब इसके अगले पॉइंट पर चलिए। इस समय में जो कुछ इंपॉर्टेंट शहर थे, जैसे पाटलिपुत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर था, अयोध्या, साकेत इंपॉर्टेंट शहर था, जो पंजाब में जालंधर है इंपॉर्टेंट शहर था। तो जालंधर, ठीक है, आपका अयोध्या, पाटलिपुत्र, ये सब इंपॉर्टेंट शहर था। अब देखते हैं
पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप को लकड़ी की जगह पत्थर के रेलिंग लगवाए। अजंता गुफा है ना, उसका केव नंबर 9, अजंता गुफा के गुफा संख्या 9 शुंग वंशों ने बनवाए। भरहुत है ना, वृक्ष देवता, भरहुत में वृक्ष देवता का चित्र बनवाया। और इसी भरहुत में स्तूप पर एक चित्र है बंदर राजा का, जो हम 6 क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ा रहे थे। बंदर राजा का जिक्र है। और आइए, नासिक का जो चैत्य है ना, नासिक का चैत्य इसी के समय बनाया गया। अमरावती स्तूप में कुछ शुरुआत इसने की। बेस नगर का गरुड़ स्तंभ इसी के समय बना। तो देखने में देखें तो शुंग काल का ये निर्माण काल होता है। और ध्यान में रखिएगा, कुल मिलाकर के देखें तो हम फाइनली यहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। और शुंग में ये इंपॉर्टेंट है। अब पूरा इंपॉर्टेंस आपको बताता हूं, जरा गौर देखिएगा। शुंग का फाउंडर, किसको मारकर, शुंग का कैपिटल, किसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, ठीक है ना, किसने बौद्ध धर्म का विनाश किया, किसने 84,000 स्तूपों को तोड़ा, बौद्ध विरोधी नीति किसने चलाई, ठीक है। शुंग कौन थे, ब्राह्मण थे, क्लियर हुआ। अब 2 अश्वमेध यज्ञ, धनदेव अभिलेख किसका है, और इन 2 अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित कौन था, महाभाष्य का लेखक कौन है, पतंजलि किसके समय थे, मनुस्मृति कब लिखी गई, ओल्डेस्ट स्मृति कौन सी है, ठीक है, राजाओं की वंशावलियां कहां मिलती है, मनुस्मृति। ईल और इला का अर्धनारीश्वर की कल्पना कहां है, मनुस्मृति। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का कॉन्सेप्ट कहां है, मनुस्मृति। मत्स्य अवतार की चर्चा कौन करता है, मनुस्मृति करता है। देखा आपने कितनी सारी चीजें आई। हेलियोडोरस का स्तंभ किसके समय का है, सांची के स्तूप की रेलिंग को लकड़ी की जगह पत्थर से कौन बनवाया, तो इस काम के लिए महान माना जाता है। तो पुष्यमित्र शुंग के ये संदर्भ हैं, याद रखिएगा, ठीक है बेटा। अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, ठीक है। 2 अश्वमेध यज्ञ ये सब तो सबसे ज्यादा पूछता है। अग्निमित्र, मालवे का अग्निमित्र, नायक कौन है, तो ये चीज। तो चलिए यहां तक तो आप जान गए, अब इससे आगे बात करेंगे। अब हमारे बात है कण्व वंश। बहुत ही कम जानकारी इसके पास होती है, तो ये समझिए जो मैं आपको बताता हूं। कण्व वंश का संदर्भ क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो बेटा, पुष्यमित्र शुंग से संबंधित शुंग डायनेस्टी फिनिश्ड हो गई, इसके ऊपर अब कुछ नहीं। किसके समय विदिशा राजधानी रही, तो शुंगों के समय, यह हॉट क्वेश्चन होता है। अब आइए, ब्राह्मण वंश में जो अगला है वो है आपका कण्व वंश। कण्व डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी का टाइमिंग क्या है ये पूछेगा। तो कुल 73 से लेकर के 28 बीसी के बीच में टाइम। 73 बीसी से 28 बीसी, लगभग 45 ईयर्स, यही इसकी टाइमिंग थी बेटे, ये ध्यान रखना। अब इसमें कितने शासक हुए, तो इसमें हम 4 शासकों का जिक्र देखते हैं। सबसे पहला कौन हुआ, फाउंडर कौन हुआ, तो देखिए वासुदेव कण्व। वासुदेव कण्व कब से कब शासन किया, इसका जिक्र उतना नहीं मिलता, लेकिन हम देखते हैं 9 वर्ष का शासन किया वासुदेव कण्व। भूमि मित्र कण्व, और ये लगभग कितना शासन किया, तो इसके संदर्भ में आता है कि 14 वर्ष का शासन किया, ठीक है। फिर नारायण कण्व आया,
नारायण कंद कितने वर्ष शासन किया तो देखा जाता है तो ये लगभग 12 वर्ष किया, फिर आया सुशर्मा। ठीक है, फिर आता है सुशर्मा, और ये लगभग 30 ईयर्स कहते हैं। ठीक है, तो 30 ईयर्स मैच नहीं करता, लेकिन ये याद रखिएगा 10 वर्ष शासन किया लगभग, ये मान के चलिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर सुशर्मा का शासन 10 वर्ष का। इस हिसाब से देखें तो 15, 10, 25 और 12 और 9 तो लगभग मैच कर जाता है, तो ये याद रखना। अब ये कौन है? फाउंडर है। ये कौन है? लास्ट किंग है। ये लास्ट किंग है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो वासुदेव कन्वा। ठीक है, इस तरह से देखते हैं, यहां पे सिर्फ 4 हैं, टोटल किंग कितने हुए? 4 किंग, 4, 45 वर्ष शासन। वासुदेव हमें याद रखना चाहिए क्योंकि फाउंडर है, और सुशर्मा याद रखना चाहिए क्योंकि लास्ट है। इस पे हमें फोकस नहीं करना। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम देखते हैं इसके संदर्भ में क्या क्या बातें आती हैं। तो हम देखते हैं कि वासुदेव जो कन्व है कैसे शासन किया। तो शुंग वंश का आखिरी राजा कौन था? देवभूति। तो देवभूति को मार करके, तो देवभूति क्या था? वैष्णवी शासक था। तो ठीक है, लास्ट कौन था ये सवाल करेगा, फर्स्ट कौन था ये सवाल करेगा। तो देखते हैं जरा, वासुदेव कन्वा ये कौन था? तो याद रखिएगा, ही वॉज अमात्य ऑफ देवभूति। वासुदेव कन्वा वॉज अमात्य यानी मिनिस्टर, was अमात्य ऑफ शुंग, लास्ट किंग देवभूति। was that killed by बेटा शुंग वंश का जो आखिरी शासक था देवभूति, वो बहुत ही लेविश लाइफ जीता था, यानी वैष्णवी था, विलासिता में लगा रहता था। विलासिता से मतलब है जैसे कि बहुत सारे राजा हुए जो विलासिता में लगे रहे, खुद अपना एंजॉय कर रहे हैं, जैसे, हालांकि प्रतिक्रिया ज्यादा नहीं देनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो विलासी राजा था, वैष्णवी था, काम भाव से लगा रहता था, जिसकी वजह से लोग उससे एनवाइड हो गए। और अमात्य, जो मंत्री का पद के लिए अमात्य शब्द यूज होता है, उसका जो अमात्य जो था वो एक ब्राह्मण था, और वो कोई और नहीं वासुदेव कन्व था, और उसने जो है अपने इस राजा की हत्या करके गद्दी स्थापित किया। तो ये याद रखिएगा। तो इस तरह से कन्व डायनेस्टी आई। कन्व भी ब्राह्मण वंश ही था। ये राजधानी पाटलिपुत्र करता है, तो ये ध्यान में रखना है। और इसमें 2 राजाओं को जिक्र, फाउंडर कौन है ये ध्यान रखिए, और फिर लास्ट कौन है ये याद रखिए। ठीक है, फाउंडर और लास्ट को याद रखिए। अब सवाल है
किसको मार के ये गद्दी लिया, तो ये याद रखिएगा, शुंग वंश के आखिरी शासक देवभूति की हत्या करके इस अमात्य ने गद्दी प्राप्त की। एक ही। अब सुशर्मा का क्या हुआ, तो सुशर्मा को किसने मारा, आंध्र भृत्यों ने सुशर्मा को मार करके गद्दी प्राप्त की। ठीक है, सिमुक, तो ये ध्यान रखना। अब आइए अब है कण्व का पतन। तो बोलेंगे हम आंध्र वृत्तियों ने सिमुक ने सुशर्मा की हत्या की व आंध्र सातवाहन राज्य का नींव सिमुक ने रखा। बेटा ये कण्व ही है जो पूरे भारत के इतिहास में सबसे छोटा इतिहास है, सबसे छोटा इतिहास। बड़े बड़े राइटर्स की पुस्तक में कण्व का इतिहास यकीन मानिए एक पेज के भीतर खत्म हो जाता है, कहीं 4 लाइन, कहीं 2 लाइन, कहीं आधा, ठीक है, पेज, कहीं फुल पेज, इससे आगे है नहीं, एक पेज से आगे इसका इतिहास ही नहीं है। और आपको भी बस 4-5 सवाल लेने हैं। कण्व डायनेस्टी किसके बाद आया, तो शुंग के बाद। क्रम पूछता है ना कि क्रम से बताइए ये, तो कैसे हुआ बेटा, जैसे आपने कहा मौर्य, शुंग, कण्व, ये हुआ, तो कण्व डायनेस्टी। ब्राह्मण थे। दूसरा, वासुदेव कण्व फाउंडर है, जो देवभूति का अमात्य था, और देवभूति जो एक वैष्णवी राजा था उसकी हत्या करके गद्दी प्राप्त की। एक पॉइंट। आखिरी जो कण्व राजा था वो कौन था, तो वो कौन था, सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या किसने की, आंध्र भृत्यों ने। आंध्र भृत्य का मतलब सातवाहन, और आंध्र भृत, भृत मतलब क्या होता है, भाई। तो ऐसे कई वो थे, आपस में मिलकर एक राज्य बना रहे थे, तो आंध्र भृत्यों ने सुशर्मा की हत्या कर दी और आंध्र सातवाहन राज्य की स्थापना की, और इसलिए सिमुक ने हत्या किया, और सिमुक ही है फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन एम्पायर इन दक्कन। पॉइंट क्लियर। विदिशा कहां है आप समझ रहे हैं, तो उसके नजदीक ही तो होगा ना महाराष्ट्र, क्योंकि मालूम है सातवाहन महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन सब क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे। तो बेटा कण्व का इतिहास समाप्त, शुंग डायनेस्टी समाप्त। 20-25 हम लोग के पास अच्छे सवाल आए, और यहां इतने ही सवाल होंगे, इससे आगे कुछ नहीं पूछने वाला। कल तो नहीं, अब अगले मंडे हम लोग पढ़ेंगे 2, कुषाण डायनेस्टी, जिसमें कुजूल कड़फिसस एज ए फाउंडर, वीमा कड़फिसस एज ए सेकेंड किंग, तीसरा कनिष्का ग्रेटेस्ट किंग, चौथा उसका आएगा हुविष्क, पांचवा। तो हुविष्क 5 वहां पे राजा हो, कहां से आएंगे, कैसे, वहां करीब 50 क्वेश्चन बनेंगे, नियर अबाउट 30 तो हाईली इंपॉर्टेंट है। तो कुषाण पढ़ लेंगे, तब ये आंध्र सातवाहन पढ़ेंगे, जिसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठा पुत्र पुलवामी, इन सब का पढ़ेंगे, सिमुक का पढ़ेंगे। तो इन सब राजाओं का जिक्र करेंगे सातवाहन में, दक्षिणाधिपति, ये सब बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, बात करते हैं ये सब। तो आज के लिए इतना ही रखिए, आज 1 ही घंटा आपकी क्लास हुई, पर चलिए, मैं सोचा था आज 3 डायनेस्टी फिनिश करेंगे, लेकिन आज टेक्निकली थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इस वजह से। तो कोई बात नहीं, समय समाप्ति हो रहा है, इसको समाप्त करें, नेक्स्ट हम क्लास कल आपकी, और परसों थर्सडे और फ्राइडे पॉलिटी की क्लास है। पॉलिटी में हम लोग आगे बढ़ेंगे।
पॉलिटी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ये तो आपको पता ही है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। और बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं, जस्ट 2 मिनट लूंगा। एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया, जितने भी हमारे ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूं, ठीक है। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शामिल कर रहा हूं। एक व्यक्ति, हमारे एक बच्चे स्टूडेंट्स हैं मिस्टर विवेक कुमार। बेटा आपका फोन नंबर मेरे पास नहीं है, तो विवेक कुमार जी आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपना नंबर शेयर करिए ताकि हम लोग आपस में इंटरेक्ट टाइम टू टाइम कर सकें। क्योंकि अब इस सैटरडे संडे से मैं पीडीएफ फाइल भेजना शुरू करूंगा ताकि आप स्मार्ट होकर निकले, तब ना टेस्ट के लिए रेडी रहेंगे। तो पीडीएफ फाइल मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा। इन दैट रिगार्ड प्लीज आप अपना नंबर दीजिए, जोड़िए, और दोनों तरफ से मैसेजिंग होगी। जिनको लगता है कुछ ऐसे मैसेज हैं कि सर को हम अकेले बताना चाहते हैं तो पर्सनली आप हमारे नंबर पे मैसेज कर दिए। जहां लगता है कि नहीं ये कॉमन बातें हैं और बताना है सर को, तो बिल्कुल शेयर करिए उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे, ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप पे। यू आर मोस्ट वेलकम। और मैं इससे इंटरेक्ट करूँ, कभी सूचना देनी होती है तो तुरंत दिया जा सकता है। अब जैसे देखिए ना, आज आधा घंटा लेट थे, लेकिन एक बार अगर सूचना दे देते तो आप भी एश्योर हो जाते, कुछ काम कर लेते और हम भी। तो ये चीजें हैं। तो सभी ने आज्ञा दे दिया है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए, तो मैं कुछ को जोड़ चुका हूं, अभी 15-20 मिनट के बाद फिर कुछ जोड़ूंगा। एक तो ये, दूसरा बेटा आप हमारे ऑनलाइन जितने भी पेजेस हैं, जितने कोर्स हैं, सबको फॉलो करिए, हमें फॉलो करिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और जितने फ्री कोर्सेस हैं सब में इनरोल हो जाइए, फ्री इनरोलमेंट है, इनरोलमेंट हो जाइए। और अपने दोस्तों से भी कहिए कि इनरोल हो जाए, बहुत कुछ आने वाला है इन सब पे। और यूट्यूब पर जाइए, उसे देखिए और उसे भी प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बजाइए। इन सब पर बहुत कुछ आने वाला है समय के साथ, ठीक है। आपके हित में सुनील सर एट योर सर्विस, इसको प्लीज ओके करिए। और एक नई बात है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी एजुकेशन साइकोलॉजी का एक कोर्स हमने किया, जो टीचर्स एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो 125-150 घंटे लेता है, ऐसे 5 महीने का एक कोर्स मैं सैटरडे से लॉन्च कर रहा हूं, जिसके कोर्स का पेज बन गया है, पब्लिश कर दिया है। जो पेज पे है उसको प्लीज इनरोल करिए, अपने दोस्तों से कहिए इनरोल करने के लिए, ठीक है। और प्लस उसको आगे तक आप ऐड करिए, कैंपेन करिए, थोड़ी सी मदद मैं आपका चाहूंगा, ठीक है। टीचर्स के लिए वो स्पेशली और किसी के काम नहीं आएगा, लेकिन हर गार्जियन के काम आएगा। चाइल्ड साइकोलॉजी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चों को कैसे पालना पोषना है, पढ़ाना लिखाना है, किस उम्र में बच्चों का क्या मन चल रहा होता है, ये जान लेंगे तो आपको अपने परिवार में अपने बच्चों को चलाने में बहुत सुविधा होगी और बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन होगा अपने संतान के प्रति। दिस इज द रियलिटी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो सीडीपी वाले कोर्स को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।